हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे वेब एपीआई के टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलिए हम पहले क्वेश्चंस की लिस्ट देख लेते हैं। ये हैं हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। यहाँ मैंने क्वेश्चंस को चैप्टर्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। हम शुरू करेंगे वेब एपीआई के एकदम बेसिक क्वेश्चन से, फिर हम कवर करेंगे JWT, वो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर लास्ट में हम कवर करेंगे कुछ और क्वेश्चंस। चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है और ये हैं इसके क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने उसमें वेरी इम्पॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ है। हे माय नेम इज़ हैप्पी एंड आई हेल्प कैंडिडेट्स इन क्रैकिंग इंटरव्यूज़। मैंने और भी मिनी कोर्सेज क्रिएट किए हैं, और अगर आप .NET इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। What is Web API? What is the purpose of Web API? तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा वेब एपीआई जो है ये यहाँ पे है। वेब एपीआई क्या करता है, अगर आपकी जो कोई एप्लीकेशन है उसका जो यूआई है वो माइट भी आपका iOS में हो, एंड्रॉयड में हो, या किसी ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो यूआई तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो बिज़नेस लॉजिक होगा उसका वो एक कॉमन जगह पे लिखा जाएगा, और वो जो जगह होगी उसका नाम होगा वेब एपीआई। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमें जो एक ही कोड है वो हम मल्टीपल यूआई, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंगुलर फ्रेमवर्क में यूज़ कर सकते हैं वेब एपीआई को रिएक्ट के साथ। तो जो आपका यूआई का फ्रेमवर्क हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, और आपका जो लॉजिक का कोड है बेसिकली जो कि कॉमन कोड है, राइट। अगर आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन से कोई सामान खरीदते हैं, या आप ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन से सिस्टम से सामान खरीदते हैं, तो भले ही उनका यूआई डिफरेंट है बट उनका लॉजिक तो इंटरनल सेम ही है। तो वो जो इंटरनली जो लॉजिक है वो कहाँ लिखा जाएगा, वो वेब एपीआई में लिखा जाएगा। और ये वेब एपीआई चाहे तो आपका डेटाबेस से ला सकता है, या फिर आजकल एक और इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो एक एप्लीकेशन होती है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस का, फॉर एग्जांपल आपने एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाई, अब उसमें आपको पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब आप पेमेंट का बैंकों से सेटिंग्स ये सब खुद तो नहीं करेंगे, इसके लिए आप एक दूसरा सर्विस यूज़ करेंगे, राइट। एक दूसरी पेमेंट की सर्विस यूज़ करेंगे, और वो जो पेमेंट की सर्विस होगी वो भी एक वेब एपीआई होगी। तो आप अपने एपीआई में दूसरी एपीआई को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक वेब एपीआई का हायर लेवल व्यू है। तो अगर हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो वो है, वेब एपीआईज आर HTTP बेस्ड सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ब्राउज़र और मोबाइल ऐप्स। तो ये एक HTTP बेस्ड सर्विस है जो कि ब्राउज़र से भी एक्सेस हो सकती है, एंड्रॉयड या iOS मोबाइल ऐप से भी एक्सेस हो सकती है, कहीं से भी एक्सेस हो सकती है। तो ये था हमारा बेसिक लेवल वेब एपीआई की डेफिनेशन एंड पर्पस। व्हाट आर वेब एपीआई एडवांटेजेस ओवर WCF एंड वेब सर्विसेज। तो पहले क्या होता था, हमारा WCF और वेब सर्विसेज मोस्टली यूज़ होते थे, जहाँ पे हमें अपना बिजनेस लॉजिक अगर हम बात करें तो उसको लिखने के लिए हमारे WCF सर्विसेज या वेब सर्विसेज यूज़ होती थी। बट अब जो है ट्रेंड में वेब एपीआईज हैं, और ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एज़ कंपैरिजन टू WCF। अब ये यूज़ क्यों होती हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो खाली वेब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेब एपीआई, अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ओवर WCF एंड वेब सर्विसेज। तो दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, इनका आंसर हम एक ही तरीके से देंगे। तो पहले तो हम ये डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम देखते ही आप समझ जाएंगे कि जो वेब एपीआई के केस में हम यहाँ पे लैपटॉप भी है, टैब भी है, डेस्कटॉप भी है, तो हर तरीके का जो HTTP बेस्ड है जेसन, वो हम वेब एपीआई से जो अगर हम क्रिएट करते हैं तो किसी भी तरह का यूआई फ्रेमवर्क हो हम अपनी वेब एपीआई उसमें यूज़ कर सकते हैं। पर जो WCF सर्विसेज था वो केवल लैपटॉप के लिए था, क्योंकि इसमें TCP, HTTP और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ये एक नॉट एन ईजी सॉल्यूशन है जो WCF सर्विसेज है। तो अब हम एक एक करके एडवांटेजेस देखते हैं। पहला है, इट वर्क्स द वे HTTP वर्क्स यूजिंग स्टैंडर्ड HTTP वर्ब्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट फॉर ऑल द क्रूड ऑपरेशंस।
तो जो हमारा HTTP जो हमारा वेब पे काम करता है, ये 99% केसेस में हमें HTTP ही चाहिए होता है। एक और प्रोटोकॉल होता है जो होता है TCP। ये हमारा बहुत ही 1% केस में, जहाँ पे बहुत ही सिक्योर्ड और डिफेंस लेवल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम TCP यूज़ करेंगे। पर 99% में हमें HTTP चाहिए होता है। और इसके सिंपल वर्ब्स होते हैं, राइट, क्रूड ऑपरेशन करने के, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। इनसे बाहर कुछ नहीं होता। तो ये एक लर्न करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, आपको पता है आपने यही 4 तरीके के ऑपरेशंस करने, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो ये तो हमारा पहला बेनिफिट है कि वेब एपीआई जो है वो HTTP बेस्ड है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा जो बेनिफिट है वो है इट्स एन ओपन सोर्स। वेब एपीआई जो है एक ओपन सोर्स है। ओके, WCF हमारा .NET फ्रेमवर्क में था, उसमें शायद लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, और बट ये जो है ये ओपन सोर्स है। जो तीसरा हमारा वेब एपीआई का एडवांटेज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इट्स ए लाइट वेट आर्किटेक्चर एंड इज़ गुड फॉर डिवाइसेस विच हैव लिमिटेड बैंडविड्थ लाइक स्मार्ट सेल फोन्स। तो इसका आर्किटेक्चर है जो बहुत ही लाइट वेट है, और जो स्मार्ट सेल फोन्स में आपको स्पीड का बहुत इशू होता है। फॉर एग्जांपल आजकल मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो जाते हैं किसी भी एप्लीकेशंस के, राइट, तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत डिपेंड करता है। जो पहले के टाइम में जैसे आप अगर जो एप्लीकेशंस होती थी, इतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं होते थे, तो परफॉर्मेंस आप अपना फ्रेमवर्क कितना भी हैवी कर सकते थे। तो WCF में यही प्रॉब्लम थी कि इसका फ्रेमवर्क हैवी है, और इसलिए हमें अब लाइटर वर्जन की ज़रूरत है जो कि है वेब एपीआई। तो एडवांटेज हो गया, इट इज़ हैविंग ए लाइट वेट आर्किटेक्चर। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है वेब एपीआई कंट्रोलर पैटर्न इज़ मच सिमिलर टू MVC कंट्रोलर, थस इट बिकम्स ईजी टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड। तो जो इसका आर्किटेक्चर, अगर आप अपनी वेब एपीआई की एप्लीकेशन भी क्रिएट करेंगे जब प्रोजेक्ट में, तो उसमें वही कंट्रोलर्स होते हैं, राइट। तो कंट्रोलर्स आपको पता ही है, MVC हम फॉलो करते ही हैं, तो इजी टू लर्न है मतलब। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग से क्लासेस बनानी पड़ेंगी, वही कंट्रोलर्स होंगे। आप वही 3 लेयर आर्किटेक्चर या मल्टी लेयर एंड टियर आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको ईजी टू अडेप्ट बनाया गया है। तो एडवांटेज है इट इज़ हैविंग द सेम MVC कंट्रोलर आर्किटेक्चर। ओके, उसके बाद जो हमारा लास्ट और फिफ्थ एडवांटेज वो ये है कि वेब एपीआई हैज़ वेरी इन ईजी कन्फिग्रेशन सेटिंग्स एज कंपैरिजन टू WCF। अगर आप WCF की कन्फिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो ABC करके एंड पॉइंट्स होते थे, ओके, और वो बहुत ही हटके होते थे नॉर्मल MVC। लाइक जो हमारा वेब एपीआई है उस केस में सेम हमारी ऐप सेटिंग्स को हम कनेक्शन स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं, और ये गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट बहुत आसानी से हम इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंट्रोलर में ये एंड पॉइंट हम राइट कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में इतना परेशानी नहीं आएगी जितनी आपको WCF में आती थी। तो जो हमारा मेन जो इसका एडवांटेज है, ईजीली कन्फिगरेबल है वेब एपीआईज। तो ये थे हमारे वेब एपीआई के एडवांटेजेस। व्हाट आर HTTP वर्ब्स और HTTP मेथड्स? तो पहले तो हम ये डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे 4 टाइप के वर्ब्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। हमारा जितना भी आप UI से कॉल करेंगे, या फिर आप एंगुलर एप्लीकेशन से, रिएक्ट से, या आप एंड्रॉयड पे जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे वेब एपीआई में कॉलिंग होगी, उसमें वेब एपीआई जो है ये 4 तरीके की इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और अगर आप देखेंगे तो इन 4 तरीके के ऑपरेशन में सब कुछ आपका हो जाएगा। आपका गेट हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, पुट हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके कि ये चारों हैं क्या। ठीक है, तो पहला आता है हमारा गेट। गेट में क्या होता है, हमारा ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए रिसोर्स। तो फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, आपके एंगुलर UI ने बोला कि हम पूरी मेरे को ऑर्डर्स की लिस्ट दिखा दो, ओके, जितने भी ऑर्डर्स मेरे आज तक के हैं। तो ये पूरी की पूरी जो रिट्रीव ऑर्डर लिस्ट है ये आपकी गेट मेथड से होते हुए UI पे चली जाएगी। उसके बाद हमारी और एक गेट होता है जिसमें ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए रिसोर्स।
अब क्या हुआ, आपने बोला भाई पूरी लिस्ट तो आ गई। अब उसमें एक जो पहला आइटम होगा उसमें आप बोलोगे मुझे इसकी डिटेल देखनी है। तो वो जैसे ही व्यू डिटेल पे क्लिक करेगा तो उसकी जो 123 आईडी है वो आएगी हमारी वेब एपीआई पे, और वेब एपीआई उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स उठा के एक ऑर्डर की डिटेल्स, राइट, वो सारी की सारी यूआई में भेज देगा। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा गेट हो गया। बट है गेट मेथड एक ही है, बट यूज़ इसको अलग दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक हमें लिस्ट निकालनी हो जब, और एक जब हमें एक सिंगल आइटम की डिटेल निकालनी हो। तो ये था हमारा गेट मेथड। उसके बाद जो हमारा वर्ब और मेथड एक ही चीज़ होते हैं, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, मतलब इस सेंस में। तो अब जो हमारा दूसरा है वो है पोस्ट। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी यूज़र को रजिस्टर करना है, तो आपने पहले उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलवाया उससे, और वहाँ पे वो अपनी सारी की सारी डिटेल डालेगा और लास्ट में क्लिक करेगा सबमिट। तो ये क्या होगा, क्रिएट ए न्यू रिसोर्स। ये आपके डेटाबेस में एक नए यूज़र की एंट्री एंटर हो जाएगी, और ये जो डाटा आपको मिलेगा, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है हमारी, एक तो होता है उसमें यूआरएल जो कि ये होगा ऑर्डर्स, ये सेम ही होगा एज ए गेट, बट एक होती है उसमें बॉडी। तो बॉडी में से आप वो डाटा निकाल लोगे उस रिक्वेस्ट की जो भी उस यूज़र ने एंटर करी है, और ये यूज़ होगा हमारा यहाँ पे पोस्ट मेथड। आपका जो कंट्रोलर का जो मेथड होगा एंड पॉइंट, उसके ऊपर पोस्ट यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा पोस्ट मेथड विच इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू रिसोर्स। उसके बाद जो हमारा है वो है पुट। पुट मेथड क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल यूज़र तो क्रिएट हो गया एग्जिस्टिंग, ठीक है। अब यूज़र गया अपनी प्रोफाइल पे और उसने किया एडिट क्लिक, और उसने वहाँ अपना लास्ट नेम चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ये 123 आईडी, फॉर एग्जांपल ये यूज़र की जो आईडी थी वो 123 थी, उसने अब आईडी भेजी और अपना जो एडिटेड डाटा है वो भेजा। अब वो जो अपडेट ए रिसोर्स जो है वो हमारा जो होगा ये वेब एपीआई में पुट मेथड से हैंडल होगा, जो बेसिकली क्या करेगा, अपडेट ए रिसोर्स। तो ये हमारा पुट है जो कि एडिट के काम आता है। उसके बाद हमारा लास्ट है डिलीट। ये भी सेम, अगर फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस में 10 ऑर्डर्स थे, उनमें से आपको एक ऑर्डर कंप्लीटली डिलीट करना है, मतलब आपको इसका नामो निशान हटाना है, तो आप यूज़ करेंगे डिलीट विच इज़ यूज्ड फॉर डिलीटिंग ए रिसोर्स। यहाँ पे आप 123 आपका यूआरएल में आएगा, और आप देखते ही 123 अगर आपका जो डिलीट मेथड कॉल हुआ है तो आप उसको कम्प्लीटली डिलीट कर देंगे। उस 10 में से अब जो 9 ही ऑर्डर रह जाएंगे, या फिर 9 ही यूज़र रह जाएंगे। तो ये थे हमारे सारे के सारे HTTP वर्ब्स एंड HTTP मेथड्स। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ये एक अनाउंसमेंट है। ये जो है एक कंप्लीट कोर्स है .NET इंटरव्यू के ऊपर, और इसके अंदर 500 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं फ्रॉम SQL, ASP.NET, .NET कोर, सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं। इसमें से 200 क्वेश्चंस तो वर्बली मैंने आंसर किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, और 300 जो हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो आपके PDF फॉर्मेट में हैं। तो ये एक कंप्लीट बुक भी है जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रिवीजन के लिए आप चाहे तो बुक ले सकते हैं, या चाहे तो आप कंप्लीट कोर्स के साथ भी जा सकते हैं जो कि इंग्लिश में है। और अगर आप चाहते हैं इसको तो ओके, और अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो इट्स फाइन, हम इसी कोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ रेस्ट एंड रेस्टफुल? तो ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इन दोनों टर्म्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि रेस्ट क्या है और रेस्टफुल क्या है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो अगर हम ये देखेंगे एक डायग्राम, यहाँ पे हमारी एक रेस्ट एपीआई है, ओके। अब रेस्ट एपीआई और वेब एपीआई में क्या डिफरेंस है? वेब एपीआई जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ओके, बनाने का। वेब एपीआईज़ को बनाने का एक फ्रेमवर्क है। जो रेस्ट एपीआई है, रेस्ट बेसिकली एक गाइडलाइंस है। रेस्ट बोलता है कि आप अपनी जो वेब एपीआई है, या आप अपनी जो कोई भी सर्विस है, फॉर एग्जांपल वेब एपीआई हो सकता है, WCF हो सकता है, वेब सर्विसेज हो सकता है। तो रेस्ट बोलता है कि भाई साहब आप अपनी ये आप जो भी बनाओगे सर्विस, वो इस तरीके से बनाना, ये कुछ रूल्स फॉलो करना, तब जाके ये जो आपकी सर्विस है वो एक रेस्ट एपीआई कहलाएगी। समझ रहे हैं आप? एक प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आप उसमें सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो, राइट? तो ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है सॉलिड, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे
तो जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सॉलिड कंप्लायंट कहलाएगी और एक अच्छी एप्लीकेशन बनेगी। वैसे ही अगर आप वेब एपीआई, वेब सर्विस, डब्ल्यूसीएफ सर्विस कुछ बना रहे हो और अगर आप उसमें रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो वो एक अच्छी एप्लीकेशन बनेगी, वो एक रेस्ट एपीआई कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। REST is a set of guidelines which helps in creating a system where application can easily communicate with each other. And REST stands for representational state transfer। ये फुल फॉर्म मुझे भी याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बट इसको याद करना ज़रूरी नहीं है। मेन REST का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं। और अगर आप वेब एपीआई होता क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होती है, राइट। आप एक से दूसरी वेब एपीआई कॉल कर रहे हैं या यूआई से वेब एपीआई, तो वेब एपीआई एक कम्युनिकेशन। तो जब आप रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं एपीआई में, तो ये कम्युनिकेशन जो है ये ईजी हो जाता है। तो रेस्ट गाइडलाइंस विल मेक द कम्युनिकेशन ईजियर। ठीक है, अब ये रेस्ट गाइडलाइंस होती कौन कौन सी हैं, तो ये एक एक करके देखते हैं हम कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। पहली है सेपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर्स कैन बी डन इंडिपेंडेंटली। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका यूआई होगा फॉर एग्जांपल और जो आपका एपीआई होगा, इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये इंडिपेंडेंट होगी। मतलब आपका जो यूआई है वो उसको कोई दूसरी ही टीम बना रही है, फॉर एग्जांपल यूआई टीम बना रही है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आपकी एपीआई पे, कहने का मतलब है। और जो एपीआई है आपकी वो भी एक इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब चाहे आप इसको एंगुलर से एंगुलर यूआई बनाएं, चाहे आप इसकी रिएक्ट यूआई बनाएं, चाहे व्यू जेएस में यूआई बनाएं, तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। जो आपने एपीआई बनाई ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई इस एपीआई को तो खाली एंगुलर यूआई ही कंज्यूम कर सकता है, रिएक्ट तो कर ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा हो गया सेपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, जो दूसरा जो एपीआई का इसमें है वो है स्टेटलेस। द सर्वर विल नॉट स्टोर एनीथिंग अबाउट द लेटेस्ट HTTP रिक्वेस्ट द क्लाइंट मेड। इट विल ट्रीट एवरी रिक्वेस्ट एज ए न्यू रिक्वेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपकी यूआई से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई, तो यहाँ से कुछ भी जो हम एपीआई में जो रिक्वेस्ट आई, एपीआई में से कुछ रिस्पांस भी वापस जाएगा, पर एपीआई में कुछ भी सेव नहीं होगा। मतलब आपका कुछ सेशन सेव नहीं होगा कि आपने यूज़र की डिटेल्स, जो आपका ऑर्डर आया था उसमें यूज़र की डिटेल्स भी थी, यूज़र नेम पासवर्ड, वो आपने सेव कर लिया आपने एपीआई में। तो इस तरीके से नहीं होगा ये चीज़, तो इसे हम स्टेटलेस कहते हैं। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं? अगर यूज़र नेम क्रेडेंशियल्स हम सेव नहीं करेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि अगली रिक्वेस्ट भी सेम ही यूज़र से है या नए यूज़र से है? उसके लिए हम टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एक अलग से क्वेश्चन देखेंगे, बट स्टेटलेस होनी चाहिए। एपीआई कुछ भी आपका यूआई का अपने पास सेव करके नहीं रखेगा, वो रिक्वेस्ट मिलेगी, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे देगा इमीडिएटली। तीसरा जो गाइडलाइन है वो रेस्ट की, वो कहती है कि यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑफ रिसोर्सेज बाय द यूआरएल। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसमें यूआरएल होगा कुछ इस तरीके का, abc.com API क्वेश्चंस। तो आपको पता लग जाएगा कि ये यूआरएल देख के ही कि ये जो है क्वेश्चंस की लिस्ट चाह रहा है। जो ये यूआई है जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, इसको क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टाइप की चीज़ होगी, मतलब ये आईडी नंबर टाइप का आप ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एम्प्लॉय को आप कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं? बाय हिज एम्प्लॉय आईडी, राइट। सिमिलरली किसी भी रिक्वेस्ट को आप यूनिकली दिस यूआरएल से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर यूआरएल चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चंस के साथ कुछ पैरामीटर भी आ गया, तो फिर उसका मतलब कि वो एक क्वेश्चन की डिटेल्स मांग रहा है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इंटरफेस, ओके। उसके बाद जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं वो है, एक तो कैशेबल। द कैशेबल कंस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड दैट ए रिस्पॉन्स शुड इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली लेबल इटसेल्फ एज ए कैशेबल और नॉन कैशेबल। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, आपको कुछ भी कैशिंग करनी है। कैशिंग मतलब कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की लिस्ट की रिक्वेस्ट बार बार आ रही है, ओके।
तो आप कहते हैं यार ये बार बार सर्वर पे हिट मार रही है, मिलियंस ऑफ हिट आ रहे हैं और हमें डेटाबेस से बार बार एपीआई को बार बार डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही है इन्फॉर्मेशन। तो क्यों ना ये जो हमारी कुछ लिस्ट की है को हम कैशे करके रख लें और हम डेटाबेस में ना हिट मार के कैशे से दे दें। तो यही कैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारी जो वो रिक्वेस्ट है उसमें कुछ ऐसा होगा कि उसमें लेबल हो जाएगा उसमें कि इसे कैशे की ज़रूरत है, मतलब ये कैशे से जाएगी ये रिक्वेस्ट, ना कि फुल हिट मारेगी डेटाबेस पे। तो ये हमारा कैशेबल की है गाइडलाइन। ओके, लेयर्ड सिस्टम होनी चाहिए, जो लास्ट पॉइंट है लेयर्ड। द लेयर्ड सिस्टम स्टाइल अलाउज एन आर्किटेक्चर टू बी कंपोज्ड ऑफ हायरार्किकल लेयर्स। फॉर एग्जांपल एमवीसी इज ए लेयर्ड सिस्टम। तो जो भी आप अपनी जो भी आप अपनी एपीआई डेवलप करेंगे वो एक लेयर्ड सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एमवीसी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं तो वो एक लेयर्ड सिस्टम है। इसमें कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आएगी, वो मॉडल से डेटा मंगाएगा, तो वो एक लेयर्ड सिस्टम है। तो वो ये भी एक रेस्ट की गाइडलाइन है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप इनमें से 2-3 भी एक्सप्लेन कर देते हैं आई थिंक तो मोर देन एनफ है, और आप बता सकते हैं कि ये रेस्ट की गाइडलाइंस है। अब जो बात आती है कि ये तो हो गया रेस्ट, ये गाइडलाइंस जो भी वेब एपीआई फॉलो करेगा, वेब सर्विस फॉलो करेगा, उसे कहेंगे हम रेस्ट एपीआई। ओके, अब रेस्टफुल क्या है? रेस्टफुल सर्विस, इफ ए सिस्टम रिटन बाय अप्लाइंग रेस्ट आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स इट इज़ कॉल्ड रेस्टफुल सर्विस। तो रेस्टफुल कुछ नहीं है, मतलब कुछ तो है, लेकिन कहने का मतलब कि जो भी एपीआईस रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, आप उसको रेस्ट एपीआई कह सकते हैं, या आप उसको रेस्टफुल सर्विस भी कह सकते हैं, या आप उसको रेस्टफुल एपीआई भी कह लो। मतलब एक तरीके से वो रेस्टफुल जो हो गया वो एक नाम दे दिया हमने, ठीक है, रेस्टफुल सर्विस है ये क्योंकि ये रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करती है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज़ इट पॉसिबल टू यूज़ WCF एज रेस्टफुल सर्विसेज? द आंसर इज़ येस, वी कैन डेवलप रेस्टफुल सर्विसेज विद WCF। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्क्राइब किया था कि किसी भी सर्विस में अगर आप रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो वो रेस्टफुल सर्विस कहलाएगी। अब चाहे वो एक वेब एपीआई हो, WCF हो, वेब सर्विस हो, आपको बस रेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो ये था इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। हाउ टू कंज्यूम वेब एपीआई फ्रॉम ए .NET MVC एप्लीकेशन? तो इसका जो है आपकी बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपकी MVC या कोई एप्लीकेशन है और आपको कोई वेब एपीआई कंज्यूम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई एम्प्लॉय की लिस्ट जो है एक वेब एपीआई प्रोवाइड करती है जो कि आपको यहाँ पे अपनी MVC एप्लीकेशन में कंज्यूम करनी है। तो इसके लिए एक लाइन का आंसर है और वो है वेब एपीआई मेथड्स कैन बी कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ HTTP क्लाइंट क्लास। तो ये जो हमारा .NET फ्रेमवर्क ने एक HTTP क्लाइंट करके क्लास हमें दी है जिसके थ्रू हम किसी भी वेब एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल सा आंसर, और आप ये इंटरव्यूअर को बताएंगे तो वो समझ जाएगा कि आपने कंज्यूम कर रखा है। पर चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं इसमें कि कैसे करते हैं एक्चुअली, ये प्रोसेस क्या है। तो ये हमारा कोड है, काफ़ी हैवी कोड लग रहा है बट इसको मैं डिटेल करता हूँ, एक एक करके इसको तोड़ के देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द HTTP क्लाइंट क्लास। यहाँ पे हम एक HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसका नाम होगा क्लाइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट द बेस एड्रेस प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो हमारा API का URL होगा उसको हम एज ए क्लाइंट का बेस एड्रेस सेट कर देंगे यहाँ पे। ओके, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जो तीसरा स्टेप है वो है ऐड मीडिया टाइप द रिक्वेस्ट फॉर्मेट ऑफ डाटा, हेयर इट इज़ JSON। आपको जो आपकी MVC एप्लीकेशन है वो किस फॉर्मेट में डाटा चाहिए API से, JSON में चाहिए, 90% JSON में ही चाहिए होता है। तो हम अपना डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर्स में इसको सेट कर देंगे कि हमें JSON में चाहिए। जो मीडिया टाइप होता है बेसिकली या तो JSON हो सकता है या XML हो सकता है, कोई कस्टम फॉर्मेट हो सकता है। तो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें तो भाई JSON में चाहिए। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। उसके बाद वी विल यूज़ दिस गेट async इज़ द मैथड विच विल सेंड द रिक्वेस्ट टू फाइंड द वेब API रिसोर्स get all employees and then store the response in the HTTP response message class object।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पे जो HTTP रिस्पॉन्स मैसेज नाम की क्लास है, ये हमने यूज़ करी है ताकि जो रिस्पॉन्स आएगा हमारा API से, उस रिस्पॉन्स को हम इसमें सेव करेंगे। HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का जो ऑब्जेक्ट है RES करके, ओके। और ये गेट एसिंक जो मेथड है, ये वो रिस्पॉन्स लेके आएगा API का। यहाँ पे तो हमने बेस URL सेट किया है कि भाई ऊपर जो हमने बेस URL सेट किया, राइट, कि URL क्या है, बट उस एंड पॉइंट का नाम हम यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज़ यहाँ पे भी दे सकते हैं, वहाँ पे भी दे सकते हैं URL में, बट यहाँ वहाँ पे बेस एड्रेस था खाली, ओके। यहाँ पे जो है गेट ऑल एम्प्लॉयज़ कॉल किया है हमने। तो इस तरीके से हमारा जो है लिस्ट जो है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चेकिंग द रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल और नॉट। हम देखेंगे भाई रिस्पॉन्स आया कि नहीं सही, ये जो इस सक्सेस स्टेटस कोड है इससे हमें पता लग जाएगा। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स आया तो हमारे पास ये जो RES ऑब्जेक्ट था HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का, इसका जो कंटेंट का हम इसमें से रीड स्ट्रिंग, ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, मतलब आपका जो आपने अपनी एप्लीकेशन में एक जो मॉडल तैयार किया होगा, ये EMP रिस्पॉन्स उसमें सेव कराने के काम आएगा, ओके। तो EMP रिस्पॉन्स आया तो इफ़ सक्सेसफुल देन रिजल्ट इज सेव्ड इन ए वेरिएबल, ये हमारा 6th स्टेप होगा, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है, देन द वेरिएबल विल बी डीसीरियलाइज्ड फ्रॉम JSON फॉर्मेट टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिला है यहाँ से, ये बेसिकली आपको JSON फॉर्मेट में मिला है, पर जो आपका एम्प्लॉय में जो आपका स्ट्रक्चर है, वो तो एम्प्लॉय आपका कोई क्लास होगी, उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स आपको उस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये जो डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो आपका EMP रिस्पॉन्स आया, इसको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में कन्वर्ट करके फाइनली आपका जो EMP इन्फो है इसमें सेव हो जाएगा, और एट लास्ट आपको इसको व्यू में आप अपने मतलब जो UI में इसको डिस्प्ले कर देंगे कि भाई ये थी लिस्ट जो कि वेब API से आई है। तो ये आपका पूरा स्टेप्स हैं हम किस तरीके से, वैसे तो अब हम नए टेक्निक्स भी आ गई हैं .NET कोड 5.6 से, जिसमें हम HTTP क्लाइंट फैक्ट्री यूज़ करते हैं इस तरीके से HTTP, बट वो एक एडवांस वर्जन है। बट फिलहाल ये जो था, ये हमारा बेसिक वे ऑफ कंज्यूमिंग द वेब API फ्रॉम द .NET MVC एप्लीकेशन है। और आंसर यही था HTTP क्लाइंट, इन सब का एक सिंगल वर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब API एंड MVC कंट्रोलर। तो चलिए पहले देखते हैं वेब API कंट्रोलर को। ये इस तरीके से हमारा वेब API का कंट्रोलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो आप एप्लीकेशन अगर अपनी वेब API का डिफ़ॉल्ट जब एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो जो आपका कंट्रोलर होगा वो वेदर फॉरकास्ट कंट्रोलर कुछ इस तरीके से होगा, जो कि कंट्रोलर बेस से इनहेरिट हो रहा होगा, ओके। और वहाँ पे आपका API कंट्रोलर होगा। तो ये तो आपका .NET कोर का वर्जन है, ओके। एक जो नॉर्मल वेब API जो आपका विदाउट .NET कोर है, वो इस तरीके से होता है, जहाँ पे वो API कंट्रोलर से इनहेरिट होता है। ये सेम ही चीज़ है दोनों। तो बेसिकली वेब API कंट्रोलर जो है वो आपका API कंट्रोलर से इनहेरिट होता है, ओके। अगर हम MVC कंट्रोलर की बात करें, जहाँ पे हम आपका रिमेंबर वेब API में व्यू नहीं होता, मॉडल होता है, कंट्रोलर होता है, पर व्यू नहीं होता। जो MVC का नॉर्मल कंट्रोलर होता है, वहाँ पे हमारा कंट्रोलर कुछ इस तरीके से, हम होम कंट्रोलर में कंट्रोलर इनहेरिट होता है, राइट। और अगर हम इस कंट्रोलर को राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन देखें, तो ये जो है ये कंट्रोलर बेस से ही इनहेरिट हो रहा है। तो आप देखेंगे जो कंट्रोलर बेस है ये दोनों में कॉमन है, ओके। और एडिशनल इसमें कुछ आई एक्शन फिल्टर, आई फिल्टर मेटा डाटा हैं, जो कि व्यू को हैंडल करने के लिए कुछ और इसमें फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे इस कंट्रोलर क्लास में। बट जो कंट्रोलर बेस है वो जो है कॉमन है। तो एक बार इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। वेब API कंट्रोलर डिराइव्स फ्रॉम system.web.http.api controller class, and MVC controller derives from system.web.mvc.controller class। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि वो API कंट्रोलर से होता है और ये आपका कंट्रोलर क्लास से है। वेब API कंट्रोलर डज नॉट गिव व्यू सपोर्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कह सकते हैं ये व्यू सपोर्ट नहीं देता। इसमें खाली कंट्रोलर और मॉडल्स होते हैं, कोई भी व्यू नहीं होता, UI नहीं होता।
ASP.NET MVC गिव्स व्यू सपोर्ट। तो इसमें तो व्यू होता है राइट, आप अपना UI भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वेब API कंट्रोलर एंड MVC कंट्रोलर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर। ये है हमारा अगला चैप्टर और यहाँ पे इसको चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस लिस्टेड हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हमारी स्टार रेटिंग्स बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन इन वेब API? तो पहले तो देखते हैं ऑथेंटिकेशन क्या है एक लाइन में। ऑथेंटिकेशन मीन्स वेरीफाइंग ए यूज़र हु इज़ एक्सेसिंग द सिस्टम और वेब API। एक यूज़र ने आपका सिस्टम वेब API एक्सेस करने की कोशिश करी और आप उसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि भाई हम इसे अलाउ करें कि ना करें। ये है सिंपल ऑथेंटिकेशन। अब देखते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन। ये है हमारा एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये पोस्टमैन का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे ऑथराइजेशन टैब है। इसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड पास कर रहे हैं और जो टाइप हमने सिलेक्ट किया है वो है बेसिक ऑथ। तो इसका मतलब हम इस API में बेसिक ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अलाउ करे। ओके, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है? इन बेसिक ऑथेंटिकेशन अगर हम डेफिनेशन देखें, द यूज़र पासेस देयर क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑन ए पोस्ट रिक्वेस्ट एट द वेब API एंड क्रेडेंशियल्स आर वेरीफाइड एंड रिस्पॉन्स इज सेंट बैक। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है बहुत ही, इसलिए इसको हम बेसिक ऑथेंटिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करते हैं हर रिक्वेस्ट के साथ और उसके बाद जो हमारा API जो है उसको रिस्पॉन्स को हमें भेजता है। तो या तो हम इसमें हर रिक्वेस्ट के साथ यूज़र नेम पासवर्ड भेजेंगे या फिर हमने एक बार भेज दिया उसके बाद हम दोबारा जो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट होंगी उसमें नहीं भेजेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत ही बेसिक ऑथेंटिकेशन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो एडवांस ऑथेंटिकेशन है जो करंटली हम वेब API में यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। व्हाट इज़ API की ऑथेंटिकेशन इन वेब API? तो पहले तो हमने देखा था बेसिक ऑथेंटिकेशन जहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड पास किया था। ओके, यहाँ पे अगर हम पोस्टमैन का स्क्रीनशॉट देखेंगे तो यहाँ पे हम एक API की हमारे पास होगी। एज ए यूज़र जो हम हैं हमारे पास एक की जो होगी, ये हमें किसी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारी APIs देखी होंगी जो आपको एक की देती हैं और आप जब उस की को एंटर करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो APIs हैं वो API की ऑथेंटिकेशन फॉलो कर रही हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, इन API की ऑथेंटिकेशन द API ओनर विल शेयर एन API की विद द यूजर्स एंड दिस की विल ऑथेंटिकेट द यूजर्स ऑफ दैट API। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हम वेदर का डाटा दिखाते हैं। अब ये वेदर का डाटा कलेक्ट कैसे होता है कि क्या एक्चुअल वेदर होने वाला है, इसके लिए हमने क्या किया, एक API किसी ने बनाई हुई है, हमने उसको कांटेक्ट किया और हमने बोला भाई हम आपको आपके API को कंज्यूम करेंगे अपनी वेबसाइट में और हम जो है वेदर का डाटा दिखाएंगे। तो वो हो सकता है आपसे कुछ चार्ज मांगे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता है। तो उसमें वो आपको एक API की दे देगा, वो जो API का ओनर है एक API की दे देगा, आप उस की को अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे और API की आप जब सेंड करेंगे उस API को तो इन रिस्पॉन्स वो जो आपका वेदर का डाटा है वो आपको मिल जाएगा। तो इन सिनेरियोज़ में हम API की ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा API की ऑथेंटिकेशन इन वेब API। अब आता है हमारा असली क्वेश्चन, व्हाट इज़ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्टली वेब APIs में यही ऑथेंटिकेशन जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वो फॉलो की जाती है। तो इसमें पहले तो डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा एक क्लाइंट है, ये कोई UI हो सकती है एप्लीकेशन। ओके, और ये जो ऑथराइजेशन सर्वर और रिसोर्स सर्वर है ये बेसिकली मिला के एक वेब API है। ओके, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस हो सकता है या कुछ कोई और सोर्स हो सकता है जो कि डाटा प्रोवाइड करे। ठीक है, अब क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले एक एक करके स्टेप समझते हैं। जो फर्स्ट स्टेप वो ये होगा
client application first sends a request to authentication server with a valid credentials. तो ये जो credentials हैं जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, सबसे पहले क्लाइंट ये भेजेगा. अब the next step is the authorization server or web API sends an access token to the client as a response. This token contains enough data to identify a particular user and it has a expiry time. अब क्या होगा कि ये जो हमारा वेब API है, जब इसको क्रेडेंशियल्स मिलेंगे तो ये वापस भेजेगा एक एक्सेस टोकन क्लाइंट को, ठीक है, और रिफ्रेश टोकन भी भेजेगा, ठीक है. ये टोकन क्या होगा, नाउ व्हाट क्लाइंट विल डू विद दिस टोकन, ये क्लाइंट जो है, द क्लाइंट एप्लीकेशन देन यूजेस दिस टोकन टू एक्सेस द रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट रिक्वेस्ट अंटिल द टोकन इज वैलिड. इसका मतलब ये है कि क्लाइंट क्या करेगा, ब्राउज़र में उस टोकन को सेव कर लेगा और फिर जब भी अब हमें कोई भी डाटा चाहिए होगा फर्दर, तो हम उस टोकन को भेजेंगे. हम अब यूज़र नेम और पासवर्ड, आपने एक बार फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट में यूज़र नेम और फेसबुक में फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र नेम और पासवर्ड से आप क्रेडेंशियल पास करके एंटर हो गए. उसके बाद फेसबुक आपको अपना एक टोकन दे देगा और अब आप जब भी आप फेसबुक के अंदर आप अपनी फीड्स देखना चाहेंगे, कुछ भी देखना चाहेंगे, अलग अलग जगह पे आप विज़िट करेंगे, तो उन सब के लिए आप वो सेम एक्सेस टोकन यूज़ करेंगे, ना कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ कर रहे होंगे. ओके, तो ये एक एग्जांपल था. मुझे नहीं पता फेसबुक इंटरनली कैसे करता है, पर ऐसे नॉर्मली वेब APIs ऐसा ही करते हैं. ओके, एक्सेस टोकन का यूज़ करते हैं. फर्स्ट टाइम वो क्रेडेंशियल्स का यूज़ करेंगे, पर उसके बाद एक्सेस टोकन यूज़ होंगे. फाइनली जो लास्ट स्टेप है, इफ़ द टोकन एक्सेस टोकन इज एक्सपायर्ड देन द एप्लीकेशन कैन रिक्वेस्ट फॉर ए न्यू एक्सेस टोकन बाय यूजिंग रिफ्रेश टोकन. तो हमने देखा था कि शुरू में जो दो चीज़ें मिली थी क्लाइंट को, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन. ये एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो जो हमारा वेब API हमको रिसोर्स दे रहा था, डाटा दे रहा था, रिस्पॉन्स दे रहा था, वो देना बंद कर देगा. बट तो फिर वो रिफ्रेश टोकन को चेक करेगा और फिर रिफ्रेश टोकन को देखेगा, अगर वो वैलिड है तो वो उसे फिर से एक एक्सेस टोकन दे देगा और फिर से वही सेम सिनेरियो, मतलब सेम रिस्पॉन्स जो है, वैलिड रिस्पॉन्स मिलने लग जाएगा. तो ये होती है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. आप इसका सिंपली आंसर ऐसे दे सकते हैं कि फर्स्ट टाइम द यूज़र विल सेंड द यूज़र नेम पासवर्ड एंड देन द वेब API will respond him with a token, with an access token, and that token will be used for any subsequent request, further requests. तो ये हमारा बेसिकली एक सिंगल लाइनर आंसर है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ठीक है. व्हाट इज OAuth? OAuth क्या है? अब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, OAuth. OAuth is a standard for creating token based authentication and authorization. तो जिस तरीके से हमारा वेब API को क्रिएट करने के लिए एक रेस्ट बेस्ड गाइडलाइंस हम यूज़ करते हैं, राइट. हम अपनी वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए एक सॉलिड प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, राइट. और इसी तरीके से .NET कोर जो क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, वो .NET स्टैंडर्ड अगर आपको याद हो तो वो यूज़ करती हैं. वैसे ही हम अपना जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो हम ये सिस्टम क्रिएट करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड होता है, ये OAuth कहा जाता है इसको. तो आपको OAuth का स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, तब ही जो सारे स्टैंडर्ड हम क्यों फॉलो करते हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा जो नट्स होते हैं वो एक ही स्टैंडर्ड से बनते हैं, राइट. ताकि दुनिया में कोई भी नट बनाए वो उसी तरीके से काम करे, ताकि दुनिया में कहीं भी कोई भी बना रहा हो तो हर चीज़ यूनिवर्सल हो जाए. वो स्टैंडर्ड फॉलो करके वो चीज़ यूनिवर्सल. अगर आपने कोई API बनाए तो आप यही तो चाहेंगे कि कल को भाई किसी ने एंगुलर में UI बनाया हो, रिएक्ट में व्यू, तो हमारा पर API सबके लिए परफेक्ट हो. तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है. और ऐसे ही जो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन अगर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो OAuth स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए. अब ये स्टैंडर्ड में क्या क्या डिटेल्स है इसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट ये हमारा OAuth स्टैंडर्ड कहलाता है. व्हाट इज़ JWT ऑथेंटिकेशन? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है.
JWT authentication is a token based authentication where JWT is a token format। तो ये और कुछ नहीं है, ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन ही है जो हम पहले देख चुके हैं। ओके, तो चलिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका और रिवाइज कर लेते हैं ये है क्या। तो ये हमारा ब्राउज़र है जो कि क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। तो JWT ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड भेजते हैं ब्राउज़र से। जब सर्वर को वेब API को ये मिलता है यूज़र नेम पासवर्ड, वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है, वैलिडेट करता है और एक टोकन क्रिएट करता है जिसे हम JWT टोकन कहते हैं। ये टोकन ये ब्राउज़र को वापस भेज देता है। ब्राउज़र क्या करता है, तब फोर्थ स्टेप में ब्राउज़र इसको सेव कर लेता है अपने पास लोकल स्टोरेज में ब्राउज़र में, और इसको जब भी इस ब्राउज़र को और कोई डाटा मंगाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन तो एक बार कर लिया, बट उसके बाद उसको कभी गेट फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट लिस्ट मंगानी है, कभी उसको कॉलेज लिस्ट मंगानी है सर्वर से, तो हर बार वो टोकन भेजेगा, कभी भी वो यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा से नहीं भेजेगा। ओके, तो उसके बाद उसे टोकन सेंड करता है API। जब को फिफ्थ स्टेप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे API टोकन रिसीव करेगा। उसमें जो टोकन में 3 पार्ट होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो वो टोकन को बेसिकली वैलिडेट करेगा API कि ये टोकन वेरीफाई करेगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, और बाद में उसके बाद रिस्पॉन्स भेज देगा। तो यही साइकिल चलती चली जाएगी JWT ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा JWT ऑथेंटिकेशन विच इज़ जस्ट ए टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन एंड JWT इज़ जस्ट ए फॉर्मेट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ JWT टोकन? तो पहली बात तो JWT टोकन स्टैंड्स फॉर जेसन वेब टोकन्स। ओके, अब अगर हम ये देखें, ये एक स्क्रीनशॉट है एक वेबसाइट का जिसका नाम है jwt.io। इसमें अगर आप कोई भी JWT टोकन डालेंगे तो ये उसको डिकोड कर देगा। ओके, तो ये लेफ़्ट साइड में हमारा JWT टोकन है। इसमें से जो रेड कलर का है ये तो हमारा हेडर है, फिर डॉट के बाद जो वायलेट कलर का है ये हमारा पेलोड होता है, और उसके बाद जो ये लाइट ब्लू कलर में है ये हमारा सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से हमारे JWT टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, पेलोड एंड सिग्नेचर। ये जो हेडर होता है इसमें बेसिकली हमारी ये एक एल्गो होती है कि एल्गोरिथम जो उसको टोकन को जनरेट करने में जो यूज़ हुई है, इसमें हमारा टाइप ऑफ टोकन होता है कि ये जो हमारा है ये JWT टोकन है, कोई और भी टोकन हो सकता है, राइट। उसके बाद हमारा पेलोड होता है जिसमें हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है। यूज़र कौन सा यूज़र, जिसने रिक्वेस्ट किया है कि मेरे को डाटा चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शनल होती है, मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कुछ नहीं भी आ सकती। तो ये नेम, एडमिन, सब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा तीसरा होता है सिग्नेचर, ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है कि जब वेब API टोकन भेजती है क्लाइंट पे, और जब क्लाइंट उसको वापस से वेब API को टोकन भेजता है कुछ और डाटा मंगाने के लिए, तो जो वेब API उस टोकन को वेरीफाई करती है, जो प्रोसेस वो सिग्नेचर को वेरीफाई करती है, तो ये सिग्नेचर उस वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। द सिग्नेचर इज़ यूज टू वेरीफाई दैट द इशूअर ऑफ द JWT इज़ करेक्ट और नॉट। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी JWT टोकन के। वेयर जो JWT टोकन रिसाइड इनसाइड द रिक्वेस्ट, तो ये कभी कभी एक छोटे से 1 लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं देखने के लिए कि भाई खाली डेफिनेशन आती है JWT की, या पता भी है कि डिटेलिंग में छोटी छोटी चीज़ों का पता है कि नहीं। द आंसर इज सिंपल। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखेंगे तो ये जो आपका ऑथराइजेशन पार्ट है ये हमारा बियरर करके ये पूरा टोकन है, और ये अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये हेडर्स के अंदर है। तो बेसिकली द आंसर इज JWT टोकन रिसाइड इन द रिक्वेस्ट हेडर। तो जब भी क्लाइंट UI रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसमें हेडर होगा और बॉडी होगा और URL होगा। तो इन तीनों में से जो हेडर होगा उसके अंदर हमारा JWT टोकन जाएगा वेब API पे। ओके, तो इस तरीके से इसकी की और वैल्यू होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर। यह है हमारा अगला चैप्टर, और यहाँ पे इसको चैप्टर के सारे ही क्वेश्चंस लिस्टेड हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हमारी स्टार रेटिंग्स बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। हाउ टू टेस्ट वेब API, व्हाट आर द टूल्स।
तो हमारे वेब एपीआई, फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब एपीआई क्रिएट किया, अब आपको उसके मेथड्स टेस्ट करने हैं कि इनका रिस्पॉन्स सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपके पास यूआई तो है नहीं, यूआई तो कोई एंगुलर में कोई अलग ही टीम क्रिएट कर रही होगी, तो आप वो तो मतलब अलग अलग टीम होगी, तो आप खुद कैसे टेस्ट करेंगे अपनी एपीआई को? तो आंसर बहुत सिंपल है, ये हमारे पास कुछ 3 टूल्स हैं, पोस्टमैन, स्वैगर एंड फिडलर। ये आपके 3 टूल्स हैं। पोस्टमैन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप इस तरीके से अपना यूआरएल दे सकते हैं, मतलब बॉडी दे सकते हैं, और इस पोस्टमैन टूल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने एपीआई को टेस्ट करने के लिए। अब अगर ब्राउज़र बेस्ड जो एक माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है वो है स्वैगर, और ये रिसेंटली बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें पोस्टमैन से भी ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं। तो ये बेसिकली और फिडलर है जो पहले यूज़ होता था बट अब इतना पॉपुलर नहीं है, बट हाँ ये भी एक तरीका है अपने एपीआई को टेस्ट करने का। तो पोस्टमैन, स्वैगर एंड फिडलर्स आर द टूल्स टू टेस्ट द वेब एपीआई। व्हाट आर मेन रिटर्न टाइप्स सपोर्टेड इन वेब एपीआई? तो रिटर्न टाइप्स का मतलब ये है कि जब आप अपने यूआई से जब भी आप अपने इसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, आपका जो एपीआई है उसमें के कुछ रिटर्न टाइप्स होंगे, राइट? आप अपने यूआई से कोई भी रिक्वेस्ट उसमें भेजेंगे तो या तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा या तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो किस तरीके के रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं? तो जो पहला है वो है वॉइड। तो यहाँ हम देखेंगे ये वॉइड है, ओके। इट विल रिटर्न एम्प्टी 204 जो आपका स्टेटस कोड आएगा, कोई कंटेंट नहीं आएगा। वॉइड मतलब नो कंटेंट। तो अगर आपको यूआई में कोई फॉर्म रजिस्टर करना है कोई एम्प्लॉय का, तो आपने पोस्ट रिक्वेस्ट कर दी और आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो दैट केस में आप जो है वॉइड रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे। जो दूसरा वाला है वो है आपका HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। यहाँ पे आपका देख रहे हैं हम HTTP रिस्पॉन्स मैसेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद उसमें कंटेंट असाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अगर यूआई से आपको किसी तरीके का कंटेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए, ऑर्डर लिस्ट चाहिए, कुछ भी डाटा चाहिए, तो उस टाइम आप HTTP रिस्पॉन्स मैसेज जो है रिटर्न टाइप उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर जो तीसरा है हमारा वो है आई एक्शन रिजल्ट, और हम इसको HTTP एक्शन रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो आई एक्शन रिजल्ट है वो आपका .NET कोर का वर्जन है और इट्स लाइक ए स्लाइटली बेटर वर्जन। अब या तो हम HTTP रिस्पॉन्स यूज़ करते हैं या फिर HTTP एक्शन रिजल्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, बट ये भी एक रिटर्न टाइप है HTTP एक्शन रिजल्ट। इट विल कॉल एग्जीक्यूट अ सिंक टू क्रिएट एन HTTP रिस्पॉन्स देन कन्वर्ट टू एन HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। इसका मतलब ये है कि जो आपका HTTP रिस्पॉन्स मैसेज पहले जाता था, ये उसी को एक एसिंक वे में कर देगा जो HTTP एक्शन रिजल्ट है। तो ये जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है, मतलब इन दोनों में से आप एक यूज़ करेंगे, या तो आप HTTP रिस्पॉन्स करेंगे या तो HTTP, और बेटर जो है वो अब ये वाला है। तो ये भी एक रिटर्न टाइप है। और जो एक चौथा रिटर्न टाइप पॉसिबल है वो अदर टाइप्स है। यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम रिटर्न टाइप। ये आप अपना एक अलग तरीके का रिटर्न टाइप, नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं, बट हाँ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ये एक अलग क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बट फ़िलहाल के लिए जो रिटर्न टाइप्स होते हैं सपोर्टेड वेब एपीआई में वो ये 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ आप वॉइड, HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, HTTP एक्शन रिजल्ट एंड What is the difference between HTTP response message and HTTP action result? तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों रिटर्न टाइप हैं, ये तो हमें पता है, पर इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए? तो ये कोड का स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, ओके। गेट कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय ID हमारे पास रिक्वेस्ट आई और हमें उस एम्प्लॉय की डिटेल भेजनी है। तो ID हमने देखा, इफ़ ID इक्वल टू नल है तो हमने उसको एक नॉट फाउंड का रिक्वेस्ट HTTP रिस्पॉन्स मैसेज रिटर्न कर दिया UI को, और अगर नल नहीं है ID जो हमारे पास आई है तो हमने ओके, मतलब इसमें मैंने लॉजिक कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है कि या तो हम नॉट फाउंड भेज सकते हैं या हम रिज़ल्ट जो है ओके भेज के रिस्पॉन्स मैसेज भेज सकते हैं। तो ये तो हमारा HTTP रिस्पॉन्स मैसेज है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इन वेब API वर्जन 1.0 वी हैव ए टाइप कॉल्ड HTTP रिस्पॉन्स मैसेज
फॉर रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स मैसेज फ्रॉम API कॉल। तो ये वेब API जब सबसे पहले वेब API आया था तो उस टाइम पे HTTP रिस्पॉन्स मैसेज ही था रिटर्न करने के लिए, रिटर्न टाइप जो होता था। फिर क्या हुआ, ये वाला कोड आया, ओके, आई एक्शन रिजल्ट गेट इंट ID इक्वल टू नल नॉट फाउंड एंड ओके। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सिंप्लिसिटी है, कोड यहाँ पे कितना लंबा था HTTP रिस्पॉन्स मैसेज में, और यहाँ पे नॉट फाउंड और ओके से कितना छोटा और सिंपल हो गया है। इट इज़ मोर सिंपल एज कंपेरिजन टू HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। तो अब इसकी कहानी क्या है ये हम देखेंगे डेफिनेशन में। इन वेब API वर्जन 2.0 IHTTP action result / I action result is introduced, which is basically the replacement of HTTP response message. It creates clean code and also simplifies unit testing. तो ये वर्जन 2.0 में जैसा कि एक अपग्रेडेड वे ऑफ रिटर्न टाइप है ये, जो कि HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से बेटर है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन .NET कोर की है तो आप आई एक्शन रिजल्ट यूज़ करेंगे। अब और अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल .NET फ्रेमवर्क में वेब API आप अगर बना रहे हैं तो IHTTP एक्शन रिजल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। और हम ये क्यों बेटर है HTTP रिस्पॉन्स मैसेज से, बिकॉज इट सिंप्लीफाइज द कोड एंड द यूनिट टेस्टिंग। तो ये इन दोनों में है डिफरेंस, और ये है कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज़ कंटेंट नेगोशिएशन इन वेब API? कंटेंट नेगोशिएशन एक टर्म आपने सुनी होगी, वेब API में होती क्या है। तो चलिए पहले एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, मतलब एक एंगुलर UI है, कोई दूसरी एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन है, और हमने एक API बनाया वेब API करके। और जो है सारी ये जो अलग अलग एप्लीकेशन, हमने एक पेमेंट API बनाया है, और ये ई-कॉमर्स है, ये आपकी ई-लर्निंग है, ये कोई अलग अलग एप्लीकेशन हमारी वेब पेमेंट API को कंज्यूम कर रहे हैं। अब पहली कहती है कि आई नीड डाटा इन JSON फॉर्मेट, तो भाई मेरे को तो डाटा JSON फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। दूसरी कहती है कि भाई आई नीड डाटा इन XML फॉर्मेट, तो मेरे को XML में चाहिए, तो हम इसको XML में देंगे। तीसरी कहती है मुझे कोई XYZ अलग सा फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसको अलग से में भी दे सकते हैं। और सेंडिंग डाटा अगर हमारी API इस तरीके से नहीं बनी है कि नहीं दे सकती किसी अलग में, केवल JSON में ही दे सकती है, तो भी हम इसको दे देंगे, ठीक है, खाली JSON में। तो इस तरीके से हो क्या रहा है कि जिस फॉर्मेट में हमारे क्लाइंट को डाटा चाहिए होगा हम उसी फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो सपोर्टेड हमने जो है JSON सपोर्ट कर रखा है एंड XML, और एक माई कस्टम टाइप करके एक नया इसी तरीके का फॉर्मेट बना रखा है, कस्टम फॉर्मेट, तो वो भी हम सपोर्ट करते हैं। बाकी XYZ फॉर्मेट हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम क्लाइंट 3 को नहीं दे पाएंगे। हम बोलेंगे भाई JSON फॉर्मेट में दे सकते हैं, आप जो है अपने एंड में इस JSON फॉर्मेट को XYZ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर ये फिडलर का रिस्पॉन्स देखें तो यहाँ पे एप्लीकेशन JSON, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में एप्लीकेशन JSON था। तो ये जो चीज़ है कि जिसको जिस फॉर्मेट में डाटा चाहिए है और वेब API इज़ कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डाटा इन द सेम फॉर्मेट इज़ कॉल्ड द कंटेंट नेगोशिएशन। तो मैं डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैकेनिज्म दैट इज़ यूज्ड फॉर सर्विंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रिसोर्स ऑफ ए रिसोर्स टू द सेम URI इज़ कॉल्ड कंटेंट नेगोशिएशन। तो कहने का मतलब है कि जो मैकेनिज्म है जिसमें आप अलग अलग तरीके से कभी XML में भेज रहे हैं, कभी JSON में भेज रहे हैं, आप UI को डाटा भेज रहे हैं। अब जो रिक्वेस्ट आई है वो तो उसमें URL तो सेम ही है, राइट। UI ने भी क्लाइंट 1 ने भी सेम ही URL यूज़ किया है, क्लाइंट 2 ने भी सेम ही URL यूज़ किया है, बट दोनों को हम अलग अलग जो में भेजने का जो मैकेनिज़्म है वो जो है वो कंटेंट नेगोशिएशन है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंटेंट नेगोशिएशन, और ये हमारा इसका बेसिक है। व्हाट इज़ मीडिया टाइप फॉर्मेटर क्लास इन वेब API? अब होता क्या है कि हमने जैसे कंटेंट नेगोशिएशन बोला कि JSON में डाटा भेज दिया, कभी XML में डाटा भेज दिया, बट जो हम अपनी कोड के अंदर वेब API के अंदर हम खुद जो हैंडल करते हैं, जैसे एम्प्लॉय है
तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय लिस्ट है तो उसका जेसन में एक पूरी लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो हम उसको हम अपनी एम्प्लॉय क्लास के जैसे ही ट्रीट करते हैं, राइट। हम जो हैंडल करते हैं हम भी उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट डॉटनेट टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो ये अगर हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको भले ही जेसन में भेज रहे हैं, एक्सएमएल में भेज रहे हैं, पर इंटरनली हम तो डॉटनेट टाइप्स से वो कर रहे हैं ना, मतलब डॉटनेट टाइप को फिर हम एक्सएमएल में कन्वर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को एक्सएमएल में, कभी जेसन में कर रहे हैं, कभी जेसन को एम्प्लॉय में कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये कन्वर्जन का, इसमें ये मीडिया टाइप के थ्रू ही होता है, मीडिया टाइप फॉर्मेटर क्लास के थ्रू। अब कैसे होता है, हम अगर देखें तो ये हमारा जेसन मीडिया टाइप फॉर्मेटर है। ये क्या करता है, हमारी नॉर्मल एम्प्लॉय क्लास को जेसन जो हम सीरियलाइज करते हैं या डीसीरियलाइज करते हैं उसमें ये मदद करता है। ये वाली क्लास ये डॉटनेट प्रोवाइडेड है, ओके। अगर हम इस बेस जेसन मीडिया टाइप फॉर्मेटर से, ये इनहेरिटेड है। अगर हम इसकी गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो ये जो है ये मीडिया टाइप फॉर्मेटर क्लास से इनहेरिटेड है। तो ये फाइनली जो मीडिया टाइप फॉर्मेटर हमारी क्लास जो है सबसे बेस क्लास है, ये कन्वर्जन करने के लिए जो हेल्प करती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। मीडिया टाइप फॉर्मेटर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ्रॉम विच जेसन मीडिया टाइप फॉर्मेटर एंड एक्सएमएल मीडिया टाइप फॉर्मेटर क्लासेस इनहेरिट्स। तो ये बेसिकली हमारा जितना भी जेसन और एक्सएमएल में जो भी कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम द डॉटनेट क्लासेस लाइक एम्प्लॉय क्लास से और ऑर्डर क्लास से, वो जो हैंडल करने का काम है, वो जो बेस क्लास उसके लिए यूज़ होती है उसका नाम है मीडिया टाइप फॉर्मेटर। व्हाट आर रिस्पॉन्स कोड्स इन वेब एपीआई? तो पहले तो हम स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। ये हमारा जो है रिस्पॉन्स कोड्स होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। होता क्या है कि एक तो होता है रिटर्न टाइप, कि भाई वाइड रिटर्न टाइप आएगा, या फिर HTTP रिस्पॉन्स का जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वो आएगा। पर एक होते हैं रिस्पॉन्स कोड्स। ये क्या होता है कि आप एक कोड भेजते हैं जो कि क्लाइंट को बताता है, उस कोड से पता लग जाता है कि भाई एरर जो है सक्सेस है, फेल है, इन्फॉर्मेशनल है, किस तरह की है। तो अगर 1 से अगर आपका कोड शुरू होता है तो ये कोड 3 डिजिट का होता है। तो अगर 1 से शुरू होता है तो इन्फॉर्मेशनल है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। तो पहला जो है 1XX, इसका मतलब है इन्फॉर्मेशनल कोड आया, मतलब कम्युनिकेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेवल इन्फॉर्मेशन। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेवल चीज़ आपको शेयर करनी है तो ये कोड आपको UI में मिलेगा फ्रॉम द वेब API। 2 से अगर स्टार्ट होता है कोड तो उसका मतलब है कि जो सेकंड टाइप का आपका रिस्पॉन्स कोड है सक्सेस है, इंडिकेट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। मतलब आपने अगर पोस्ट भेज की रिक्वेस्ट की है, गेट की है, जो भी किया है वो सक्सेस हो गया है, तो UI को मिलेगा सक्सेस। 3XX मतलब 3 से स्टार्ट होता है रीडायरेक्शन। दिस मीन्स रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीट, द क्लाइंट मस्ट टेक सम एडिशनल एक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिक्वेस्ट पार्शियली कंप्लीट हो गई है, अब कुछ रीडायरेक्शन की अगर उसमें ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल किसी और वेब API में आपको हिट करना है, तो वो फॉलोअप स्टेप्स आपको हैंडल करने पड़ेंगे अपने UI साइड में, ओके। अब आता है उसके बाद 4XX क्लाइंट एरर। ये आता है मतलब कि दिस मीन्स देयर इज सम एरर इन API कोड। इसका मतलब ये है कि कोई कस्टम टाइप की एरर आपका जो API में जो है वो आई है, मतलब कुछ भी किसी भी टाइप जो API का जो लॉजिक है उसमें कोई एरर आई है, ओके। उसके बाद है हमारा 5XX सर्वर एरर। दिस मीन्स दैट एरर इज नॉट ड्यू टू वेब API कोड बट ड्यू टू सम इन्वायरमेंट सेटिंग्स। कहने का मतलब है कि आपने भाई नेटवर्क डाउन हो गया, वेब API पे आपने कॉल तो करी पर आपका नेटवर्क डाउन है, तो आपको 5XX टाइप की कुछ एरर मिल जाएगी कि इंटरनल सर्वर एरर। अगर आपने कहीं देखी हो तो वो जो होती है वो 5XX से होती है। 4XX मतलब आपका जो API का कोड था वहाँ पे कोई चीज़ फट गई है, मतलब API के कोड में कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो वो 4XX थी। रीडायरेक्शन बहुत रेयरली यूज़ होती है, 3XX एरर होती है, और ये काफ़ी रेयरली यूज़ होती है जब आपकी जो UI की डिपेंडेंसी मोर देन 1 API से होती है, ठीक है। 2 जो सक्सेस मोस्ट कॉमन है, सब कुछ ठीक है, हर कोई ये चाहता है कि उसको 2XX वाली एरर मिले, 202, 200 इस तरीके, सॉरी एरर नहीं, मतलब ये एरर कोड मिले। तो ये हैं हमारे रिस्पॉन्स कोड्स। और कोड्स हमने इसलिए बनाए हैं ताकि
रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स समझने में आसानी हो, हम कोड देखते ही हम समझ जाएंगे कि ओ ये हमारी रिक्वेस्ट जो थी सक्सेस हो गई है, सॉरी इसमें अब एरर आ गई है। तो ये होते हैं हमारे रिस्पॉन्स कोड्स इन वेब एपीआई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये मिनी कोर्स ख़त्म कर दिया है और अब आप 50 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। अब आप चाहे तो किसी भी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और आपको रिवीजन का ध्यान रखना। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जो डिस्क्रिप्शन में पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है, आप किसी भी क्वेश्चंस में जंप करके और उसका रिवाइज़ कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी जो डॉटनेट कोर और एसक्यूएल और इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हिंदी में बना सकूँ। अदरवाइज़ आप मेरे इंग्लिश वाले चैनल को भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। और एट द एंड मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। नेवर एवर गिव अप। एक ही तरीका होता है इंटरव्यू क्लियर करने का, और वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देना। ओके, तो डैट इज़ माई एडवाइस फॉर यू। अब चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।